अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना का जो ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, इसको देखते हुए जो एक मेंटल स्ट्रेस लोगों के लाइफ में आ गया है, या फिर हम कहें जो कोविड का नया स्ट्रेन है, इसके साथ जो एक मेंटल स्ट्रेस हम लोगों ने देखा है या फील किया है, उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं या अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करके चल सकते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं और अपना खुद का एक मनोत्सव के नाम से एनजीओ भी चलाते हैं। तो डॉक्टर शिल्पा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। तो सबसे पहले जो मैं आज का हम लोगों ने ये चर्चा शुरू की है अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है सबके लिए, तो उसी के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि कोविड के दौरान मेंटल हेल्थ को लेकर इंसान में कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस बात पे चर्चा करने के लिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंटल हेल्थ कोविड हो चाहे ना हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोविड के चलते बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके चलते ये मेंटल हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके कई कारण हैं। एक तो ये कारण है कि आजकल बहुत सारे लोग एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनको डर लगता है कि अगर हमें कोविड हो गया तो क्या होगा। घर कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने मेजर्स लिए हैं, जैसे कि मुंबई जैसे शहर में लॉकडाउन लाइक रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिलना कम हो गया है, और बाहर जाते भी हैं तो मास्क लगा के प्लस सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सारी चीजें उस फियर को, उस एंजाइटी को बढ़ा देती हैं। इन एडिशन टू दैट, जिन लोगों को कोविड हुआ है वो तीसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, उनमें एक एडिशनल बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी आ गई है, क्योंकि उनकी बॉडी में वायरस गया है, तो वायरस ने भी कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी पैदा कर दी है जिसके चलते उनको कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो इन सब चीजों के चलते क्या एंड रिजल्ट हम देख रहे हैं कि लोगों में एंजाइटी हो गई है, लोगों में डर का माहौल बन गया है। जिन लोगों में कोविड हो गया है उनमें काफी लोग एक एक बीमारी नहीं कहूंगी मैं, एक कंडीशन बोलूंगी, वो एक्सपीरियंस करें जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। ब्रेन फॉग है एक ऐसी कंडीशन का जिसमें लोगों की थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कम हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। वो ये नोटिस करते हैं कि उनकी सोचने में इतना जो पहले जो तेजी थी उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। उसको मिला के लोगों ने इसको एक ब्रेन फॉग का नाम दिया। और जो लोग ज्यादा सिवियर इलनेस से प्रभावित हुए हैं, कोविड से प्रभावित हुए हैं और आईसीयू में पहुंच गए हैं, उनमें से 1/3 लोगों ने ये नोटिस किया है कि उनकी मेमोरी कमजोर हो गई है, उनकी याददाश्त में कमी आ गई है, उनकी कंसंट्रेशन में कमी आ गई है। तो अगर इतनी सारी चीजें कोविड में हो रही हैं तो मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हमें उस पर हम जितना ध्यान दें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो जो ये पैंडेमिक का असर जो होता है, हम कहते हैं तो मेंटल हेल्थ पर, वो इमोशनली जो लोग वीक होते हैं वही इसका शिकार ज्यादा होते हैं इजीली, या फिर सभी का वो इसका बराबर असर होता है? उस पे आप क्या? देखिए, इमोशनली वीक जो टर्म है वो बहुत ही लेमैन टर्म है, बहुत ही वेग टर्म। कोई भी व्यक्ति इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है तो हम बातचीत के दौरान, जनरल बातचीत के दौरान आम जनता बोलती है कि अरे वो तो बहुत ही इमोशनली वीक है, या फिर कोई जना बहुत ही सेंसिटिव होता है, जल्दी से रो देता है या थोड़ा सा घबरा जाता है। तो ये बहुत ही लेमैन टर्म है जो हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। Having said that, अगर आप इमेजिन कीजिए कि मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है, तो अगर मेरे पास बैंक में जमा पूंजी है तो चांसेस है कि मैं उस फाइनेंशियल क्राइसिस से आराम से बाहर टैकल कर लूंगी उसको और बाहर आ सकती हूँ। तो हमारी जो हेल्थ होती है वो उसी तरीके से होती है। उसमें हम जितना इन्वेस्टमेंट करें अपनी हेल्थ में, हम जितना हेल्थ के हिसाब से जमा पूंजी तैयार करें, तो किसी भी क्राइसिस में, बी इट पैंडेमिक, बी इट कोई भी हमारी लाइफ में और कोई भी क्राइसिस हो, हमारे उसमें से बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
ज्यादा हो जाए। पर हम इमोशनल रिसोर्सेज और इमोशनल जमा पूंजी की बात करें, तो अगर मैं अपने कोपिंग स्किल्स या रेजिलियंस को बढ़ाती हूँ, अगर मैं वेल एडजस्टेड हूँ एक सोसाइटी में, मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, मैं अपने काम में वेल एडजस्टेड हूँ, तो ये सारी चीजें एक तरह से मेरे को इमोशनल स्ट्रेंथ प्रदान करती। तो अगर आप बोले कि इमोशनली वीक, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि किसी के पास अगर ये सब रिसोर्सेज नहीं है, कोई बहुत ही अकेला है, पैंडेमिक होने के पहले कोई वेल एडजस्टेड नहीं है, किसी के पास काम भी नहीं है, पैसे की भी तंगी है, बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप्स भी नहीं है, वो ज्यादा वल्नरेबल है, तो उसका आंसर हाँ है, डेफिनेटली है। पर वो उसको लेना देना खाली पैंडेमिक से नहीं है, कोई भी क्राइसिस होगा वो ज्यादा वल्नरेबल होगा। तो अगर एक एंजाइटी जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल रही है, या माइनर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, अगर आप उनको उनके बारे में कुछ कहना चाहें कि हाँ वो इस सिचुएशन को या इस क्राइसिस के सिचुएशन को वो कैसे मैनेज करें, कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए उन्हें या कुछ एक्सरसाइजेस होने चाहिए उनके लिए, तो वो क्या होंगी? आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम है कि ये सब हो रहा है और बहुत इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। घर में रहते हैं वो लोग, पूरा दिन चला जाता है और बहुत ही लो महसूस करते हैं, एंग्शियस महसूस करते हैं, और उनको ये नहीं पता कि इसके लिए करना क्या है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं आपको नटशेल में 5 चीजें बताऊंगी जो अगर लोग फॉलो करें तो वो लो लेवल एंजाइटी और लो लेवल डिप्रेशन का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। पहली चीज, जो रूटीन है वो मेंटेन रखें। बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं आजकल, घर पे रहते हैं, कोई काम पे नहीं जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट है, किसी भी टाइम पे उठ के वो सोचते हैं हम कभी भी काम कर सकते हैं, कितना भी टीवी देख सकते हैं, रात को कितनी भी देर जग सकते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक रूटीन मेंटेन कीजिए। बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में भी एक बॉडी का अपना साइकिल होता है, एक क्लॉक होती है, बॉडी क्लॉक जिसको हम बोलते हैं। अगर आप किसी भी टाइम पे कुछ भी करने लग जाएंगे तो बॉडी पूरी कंफ्यूज हो जाएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इसका असर दिखाएगा। तो हर चीज का रूटीन मेंटेन रखिए, उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, काम करने का समय और रिलैक्सेशन का समय, हर चीज को अलग अलग रखिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सोना, नींद। नींद एक ऐसी चीज है जिसमें आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो बॉडी की हीलिंग प्रोसेसेस कम हो जाती है, बॉडी हील नहीं कर पाती है अपने आप को, और आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और इम्यूनिटी हमें पैंडेमिक में सबसे बहुत जरूरी है, करेक्ट, बहुत जरूरी है। तो सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाना अच्छा हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर से जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। उसके 2 कारण हैं, एक तो हमें पता नहीं है बाहर का खाना हमें आजकल के माहौल में कैसा कितना हाइजीनिक है कितना नहीं है, करेक्ट, कितना हाइजीनिक है कितना नहीं है। दूसरा, जनरली बाहर के खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, और वो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी और आपकी फाइटिंग कैपेसिटी विद द पैंडेमिक कुछ ऐड नहीं करेगी, माइनस जरूर कर सकती है, उसमें कुछ ऐड नहीं करती। तो व्हाई विल यू डू दैट? तीसरा, चौथा चीज एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि एक्सरसाइज जब मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी महिलाएं, खासतौर मैं महिलाओं का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको 30 से 45 मिनट हफ्ते में 3 से 4 बार एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। वो लोग क्या बोलते हैं मुझे कि हम लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, हमारे पास 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, तो हम क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्योंकि सारा दिन तो हम एक्सरसाइज ही करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक्टिविटी लेवल है, वो आपका लाइफस्टाइल है, बट उसमें एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी प्रोग्राम एक्सरसाइज के तौर पे आपको ऐड करना बहुत बहुत जरूरी है। तो 30 से 45 मिनट 3 से 4 बार अगर आप करते हैं एक्सरसाइज हफ्ते में, तो वो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है लो लेवल डिप्रेशन से डील करने के लिए और एंजाइटी से डील करने के लिए, और इसका असर आपको खुद ही महसूस होगा अगर आप ये
करना चालू करेंगे। और पांचवी जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्टिविटी शेड्यूलिंग। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर देना जरूरी है, पर उसमें थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ काम हर तरीके के काम से पैक कर दिया और आप कुछ भी अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर पा रहे जो आपको इंजॉयमेंट दे रही है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रही है। तो आधा घंटा कम से कम अपने लिए निकालिए जिसमें आपको जो अच्छा लगता है, कोई भी हॉबी जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। तो आई थिंक ये 5 चीजें अगर हम लोग, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है हमें ये सब मालूम है, पर फिर भी हम करते नहीं है वो, जिससे उसका फायदा हमें नहीं होता है। फायदा नहीं होता। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने बताया कि वर्किंग वुमेन है जो, उनके लिए सबसे ज्यादा टाइम निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगी कि वर्क फ्रॉम होम के जो कल्चर ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, साथ के साथ 24/7 आपको काम के लिए रेडी रहने का एक अलग स्ट्रेस भी दिया है। तो वो एक बैलेंस क्रिएट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती ना। तो वो अगर देखा जाए तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे कि हाँ आप ऐसे कर लीजिए या ये नहीं कीजिए, उस तरीके से? देखिए, सबकी वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट्स अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जानती हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम कर रही हैं, आई कैन एम्पैथाइज विद देम, जस्ट बिकॉज वो लोग घर से कर रहे हैं, और ये मानसिकता है स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, तो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो हम विल मेक श्योर कि आप काम करें। और वो वैसे कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि किसी भी टाइम पे हम कांटेक्ट करें, आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। तो पहली बात ये है कि अगर आप वो घर पे काम कर रहे हैं तो और अगर आप रूटीन में काम कर रहे हैं, आपने अपने मन में सोच लिया है कि मुझे इस समय से इस समय के बीच में काम करना है जो कि मेरे ऑफिस आवर्स हैं, तो आप ये अपने बॉस को उतने ही वर्ड्स में कन्वे कर सकते हैं दैट दीज आर माय ऑफिस आवर्स। मेरा जो काम का समय है वो 9 बजे से 5 बजे तक है, और मैं इस दौरान पे अवेलेबल हूँ, और इस दौरान पे मैं काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं करूँगा। पर उसमें एक एलिमेंट ऑफ इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की जरूरत है कि अगर आप अपने साथ सहयोगी कर्मचारियों को वो काम का ड्यूरेशन दे रहे हैं तो आप उसमें अवेलेबल रहिए और उसमें अपना काम खत्म करने की कोशिश कीजिए। और ये सिग्नल आपको घर वालों को देना है कि हाँ, मैं घर पे जरूर हूँ, लेकिन ये मेरा काम का टाइम है, और इसमें आप मुझसे घर के कामों का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके घर में काम वाले जो हाउस हेल्प्स हैं वो नहीं आ रहे हैं आजकल, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिकॉज हाउस हेल्प्स नहीं है और घर में थोड़े से लोग हैं जो बाकी लोग भी बिजी हैं, वो अपने काम के टाइम पे वो सब काम करने की कोशिश करते हैं, घर का काम। तो मेरी सलाह यही होगी कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, काम का समय काम का रखिए, घर का काम आप दूसरे समय में करिए, और ये सिग्नल आप जितना कंसिस्टेंटली डिफरेंट लोगों को देंगे उतना ही कंसिस्टेंटली वो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप हमेशा सेम चीज बोलेंगे तो चांसेस है बाकी लोग आपकी बात माने और एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। और उसके दौरान जब आप काम कर रहे हैं तो एक चीज पे आप फोकस कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस मच बेटर होगी दोनों डोमेन्स में, घर के काम में भी और आपका जो रेगुलर प्रोफेशनल वर्क है उसमें। कुछ कई बार सिचुएशन इस तरीके से भी आती है, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो बच्चों को पैंडेमिक के बारे में समझाना या उनका एक वो चिड़चिड़ापन जो हो जाता है, उसको कैसे डील किया जा सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बिकॉज 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं, बिल्कुल। काफी जगह पे थोड़ी किसी शहर में थोड़े टाइम के लिए स्कूल खुले थे, फिर से बंद हुए, पर 1 साल ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि जब बच्चे इतने समय तक घर पे रहे हैं। और हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम अडल्ट्स को इतनी परेशानी हो रही है इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, इस सिचुएशन से डील करने के लिए, तो वो बच्चे जिनके लिए ये बिल्कुल सब कुछ नया है, और जिनकी दुनिया की समझ जो दुनिया को एक तरह से बड़ों की नजरों से देखते हैं, उनके लिए ये सब टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल, ये सब समझना और क्या करना चाहिए वो समझना बहुत ही मुश्किल है।
और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट जो मैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगी वो है स्क्रीन टाइम। सारे बच्चों का, बिकॉज स्कूल ऑनलाइन है, वो सारा दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हैं और उसके बाद उनका एंटरटेनमेंट, ना स्पोर्ट एक्टिविटी है, ना वो फ्रेंड से मिल सकते हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट भी स्क्रीन पे हो गया है। तो इसके चलते अगर हम उनमें उनके बर्ताव में बदलाव देख रहे हैं, चिड़चिड़ापन देख रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो बाकी लोग जैसा है, एडल्ट्स जो हमारे आसपास है, वो उनकी एंजाइटी अब्सॉर्ब करते हैं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ गए हैं उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, अडैप्ट करने ये की सब कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल। अब हम इससे कैसे डील करें, ये तो प्रॉब्लम बता दी मैंने। अब इसका आंसर क्या है? आंसर ये है कि पहली बात है, अगर हम ये एक्नॉलेज करेंगे कि हमें जो प्रॉब्लम है वो तो है, पर हमारे बच्चे जस्ट बिकॉज हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम से प्रोटेक्टेड नहीं है, वो भी इसमें हमारे साथ हैं और शायद उनके लिए इस सबसे डील करना हमसे ज्यादा मुश्किल है। तो एक एलिमेंट ऑफ एम्पैथी हमारे अंदर आ जाएगा जो बहुत जरूरी है हमसे डील करना। नहीं तो पेरेंट्स के लिए ये कहना बहुत आसान होता है, अरे तुम्हें क्या है, बैठ के सिर्फ तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी है, स्क्रीन पे खाना तुम्हें हम दे रहे हैं, सब कुछ काम हम तुम्हें कर रहे हैं, ठीक है हम तुम बाहर नहीं जा पा रहे हो, तुम बैठ के जो करना है तुम वो भी नहीं कर सकते, पढ़ाई भी नहीं कर सकते, सारा दिन स्क्रीन पे बैठे रहते। आई थिंक ये इस तरीके के कमेंट से आप जितना बचेंगे उतना बच्चों के लिए भी अच्छा है, घर के माहौल के लिए भी अच्छा है, और ये चीजें उनके चिड़चिड़ापन कम करने में कहीं पे भी काम नहीं है। रादर व्हेन अगर आप फैमिली की तरह बैठ के बच्चों के साथ एक प्लान बना सकते हैं जिसमें उनका पढ़ाई का कितना समय है, कितना स्क्रीन टाइम वो स्पेंड करें पढ़ने के लिए, अगर आप उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं जिसमें या तो वो टीवी देख सकते हैं या फिर कोई गेम खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। एक उनको उसका स्लॉट आप दे दीजिए, छोटा स्लॉट, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका स्क्रीन टाइम काफी है। बट उसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है उनका बाकी का समय ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प कीजिए। जो बच्चे होते हैं स्पेशली, उनका जो फ्रंटल लोब होता है, अगर हम ब्रेन की बात करें, उनका फ्रंटल लोब डेवलप हो रहा होता है, उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर बड़े लोग उनको थोड़ा सा हेल्प करें, डायरेक्शन दें कि अच्छा आपके पास 4 घंटे बचते हैं ये सब करके, इस 4 घंटे में आपकी कोई हॉबी है जो आप करना चाहते हैं, आप कुछ, हम फैमिली टाइम साथ में रखते हैं, हम थोड़ा बोर्ड गेम खेल सकते हैं, आपको कोई बुक्स पढ़नी है आप वो सब कर सकते हैं, तो उनको हेल्प कीजिए जो भी वो करना चाहते हैं, उनका बचा हुआ टाइम ऑर्गेनाइज करें। और आप देखेंगे कि ये जो मेजर्स हैं, जो एक्टिविटी शेड्यूल है, जो स्ट्रक्चर्ड टाइम है दिन में, अगर आप उनको ज्यादा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उनके टाइम, उनके दिन में रूटीन मेंटेन करें, जो कि मैंने अडल्ट्स के लिए भी बोला, उनका हेल्दी खाना, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों के लिए मस्ट है, घर में बैठे बैठे रहते हैं, तो ऑन द स्पॉट अगर चाहिए तो उनके लिए कोई आप म्यूजिक चला सकते हैं, दे कैन डू सम डांसिंग, डांस और एनीथिंग दे लाइक, जो भी उन्हें पसंद है, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, सोने का समय, जगने का समय, एक्टिविटी शेड्यूल, तो आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे। उनका चिड़चिड़ापन भी कम होगा, आपका फैमिली का बॉन्डिंग आप देखेंगे बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है घर का माहौल जो है वो खुशनुमा रहेगा, जो हम चाहते हैं इस माहौल। बिल्कुल, इस स्पेशल इस टाइम में चाहते हैं। आपने ऑनलाइन स्टडीज की भी अभी बात की ना, कि जिस तरीके से बच्चों का सारा स्केड्यूल एकदम चेंज हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उसको भी अगर हम देखें तो ऑनलाइन स्टडीज का एक प्रेशर अलग है, बिकॉज क्लासेस पूरा एक लंबे टाइम तक चलती हैं, या फिर बोर्ड एग्जाम्स जैसे कंटिन्यूअसली वो पोस्टपोन हो रहे हैं, तो एग्जाम्स की अनसर्टेनिटी, उधर ऑनलाइन स्टडीज का प्रेशर, तो बच्चे भी खुद से अगर चाहें तो उसको बैलेंस कैसे करें वो? तो आई थिंक बच्चों के लिए जो पेरेंट्स होते हैं या घर वाले होते हैं, मैं हमेशा, क्योंकि मैं चाइल्ड साइकाट्रिस्ट हूँ, मैं पीडियाट्रिक साइकाट्रिस्ट हूँ, मैं मेरे से जो भी पेरेंट्स कंसल्ट करते हैं या बच्चे कंसल्ट करते हैं, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है
वो ये है कि पेरेंट्स या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बच्चों के एंजाइटी को कंटेन करने के लिए कंटेनर की तरह एक्ट करते हैं। आप पानी का सोचिए, पानी वही शेप ले लेगा जो आप जिसमें भी उसको डालें। जिसमें आप उसको करेक्ट। तो अगर आप एज अ फैमिली यूनिट अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एंजाइटी को कंटेन करने में मदद कर रहे हैं, माहौल खुशनुमा है, उनके पास चीजें करने के लिए, तो उनका जो ये अनसर्टेनिटी है उसमें भी वो आराम से उसके थ्रू टाइट थ्रू कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंटली मैसेज मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को दें, वो ये है कि एग्जाम्स पार्ट ऑफ लाइफ है। एग्जाम्स को कभी भी होल लाइफ नहीं बनाना चाहिए। अगर ये एग्जाम्स होते हैं कि नहीं होते हैं या उसका क्या रिजल्ट होता है, दैट्स ऑल राइट, इट इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और जहाँ पे नए चैलेंजेस आते हैं वहीं पे नई अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, बराबर है, बहुत ही तकलीफदायक है, बहुत जो बच्चे हैं वो अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं, पर हो सकता है कुछ बच्चे इसका पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि अगर मेरा कोर्स का 20% बच गया है तो हो सकता है मेरे को अगर थोड़ा टाइम और मिल गया है तो मैं उसमें वो 20% भी खत्म कर दूं या एक बार और रिवाइज कर लूं अपना कोर्स। बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी अप्रोच आप ले रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली ये सिग्नल दीजिए कि दैट्स ऑल राइट, ये जो अनसर्टेनिटी है ये सबके लिए है और अकेले इसमें नहीं जूझ रहे हैं, और इस चैलेंज को वो अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकते हैं। और दूसरा, ये एक छोटा चैलेंज है इतनी लंबी लाइफ में, ये छोटी सी चीज है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम्स आर नॉट कंप्लीट लाइफ, एग्जाम्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर ये सिग्नल उनको अगेन कंसिस्टेंटली माता पिता से, फैमिली मेंबर से ये बार बार उनको मिलेगा, तो आई थिंक ये जो एग्जाम्स को इतना बड़ा एक तरह से मॉन्स्टर की तरह देख रहे हैं बच्चे, वो खत्म हो जाएगा एंड वही वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और नया तरीके का जो हम देखते हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं इस टाइम पे, या फिर कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन है, नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं मार्केट में। तो उसमें अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना या फिर फोकस्ड रहना कैसे कोई इंसान करे तो करे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज स्पेशली जब आप एक लाइफ स्टेज से दूसरी लाइफ स्टेज पे ट्रांजिशन करते हैं तो रियली पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि अभी मेरा पढ़ाई खत्म हो गया, अब मेरे को जॉब मिलेगा, आई विल बिकम इंडिपेंडेंट, मैं अर्न करूंगी या करूंगा पैसे और लाइफ आगे बढ़ेगी। तो ऐसे माहौल में जब ये सब हो जाता है, पैंडेमिक आ जाता है, तो ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, सारे प्लान्स आउट ऑफ द विंडो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी आगे कैसे बढ़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सबको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मनी, टाइम इज वेरी प्रेशियस। हम लोग पैसे को कैसे खर्च करते हैं, हम पैसे को सोच के खर्च करते हैं, क्योंकि पैसा जो है वापस आ सकता है, पैसा आनी जानी चीज है। कोई एटीट्यूड हम टाइम के साथ क्यों नहीं यूज कर सकते। टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आ सकता। तो क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ बैठ के इस सोच में उलझन में पड़े हुए हैं कि अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा समय बर्बाद हो गया है, ये सोचने की बजाय उन्हें ये सोचना है कि अभी जो हमें ये समय मिला है एक लाइफ स्टेज से दूसरी लाइफ स्टेज के बीच में, पहली बात है इस समय का हम सदुपयोग कैसे करें, हम ऑप्टिमल यूज कैसे करें। दूसरी बात है एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वो इस समय में कर सकते हैं अपने आप को अपस्किल करने। हो सकता है अगर वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच में स्मूथली ट्रांसफर हो जाती तो उन्हें ये समय, ये चांस कभी नहीं मिलता कि वो बैठ के सोच पाते कि मेरे को आगे क्या करना है, अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए, उसका रोड मैप तैयार करने के लिए कभी टाइम नहीं मिलता। और ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो ना ओनली
पूरा अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि उन्हें आगे के 5 साल में 10 साल में क्या करना है, ताकि जो कोर्सेज कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उनको उस रोल के लिए तैयार करे वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन है बट ऑफलाइन भी अगर उनके पास रिसोर्सेज है, लाइब्रेरी है, बुक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। तो rather than thinking कि अब हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमारी जिंदगी का समय बर्बाद हो रहा है, दे नीड टू यूटिलाइज इट। उनको इसका यूज करना है अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स को ब्राइटर करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। हम बहुत बार ऐसी भी चीजें देखते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, छोटे लोगों के घर होते हैं, तो साथ में पूरा दिन जब टाइम स्पेंड करते हैं तो कई बार घर का माहौल बहुत एक अलग सा क्रैंकी एनवायरनमेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप बात कर रहे हो सारी चीजों को मैनेज करके चलने की, प्लस क्वालिटी टाइम भी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, तो उस चीज को अगर मैं ध्यान दूं तो मैं दोनों को कैसे साथ में लेकर चल सकती हूँ? काफी सारी चीजें हमें इससे रिलेटेड कवर करनी है, पर आई वुड थिंक कि ये जो ऑब्वियसली घर का माहौल घर में रहने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग काफी सारे लोग छोटे घर में रह रहे हैं तो चांसेस है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपसेट है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो बाकी लोगों पे भी वो इमोशन राबित करेगा, बाकी लोग भी वो महसूस करेंगे और घर का माहौल वैसे ही हो जाएगा। तो इसके चलते अगर आप जो मेजर्स अपने लिए यूज कर रहे हैं, अगर परिवार का हर सदस्य वैसा करेगा तो सबके लिए वो सब करना बहुत ईजी है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि सारा काम एक महिला, घर की महिला को या हाउसवाइफ को या प्रोफेशनल वुमन जो घर से काम करे उसको करना है। अगर ये सोचेंगे तो किसी के लिए भी वो अरेंजमेंट काम नहीं करेगा। कुछ से कि पार्टिसिपेटरी मॉडल घर में इस टाइम पे सबसे जरूरी है। हर व्यक्ति जो घर में है उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, कोई भी हो। अगर वो घर में रहते हैं, घर एक यूनिट है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए घर में क्या काम करना। वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है सबका अगर एक शेड्यूल है और सबने अपने लिए एक अलग समय निकाला है, अगर हाउसवाइफ ने बोला है कि मैं 5 से 5:30 या 6 बजे के बीच में एक्सरसाइज करने वाली हूँ और थोड़ा मेडिटेट करने वाली हूँ, तो ये बात वो सबको कन्वे कर सकती है और सब बाकी लोगों से ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो उसके टाइम को रिस्पेक्ट करें। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की। आप किस तरीके से अपनी बात बाकी लोगों के सामने रखते हैं और कितना कम्युनिकेशन सबके बीच में है, ठीक है। बात जो यहाँ पे बहुत वो ज्यादा जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन ये पैंडेमिक के पहले एक तरीके की थी तो वो पैंडेमिक के आने से वो सडनली बदल नहीं जाएगी। अगर पैंडेमिक के पहले घर में किसी तरीके का कलेश ना या किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट थी, आपस में लोगों का बीच में बातचीत बंद थी, तो जस्ट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट अभी पैंडेमिक आ गया है और आप सब लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो आप मैजिक मत एक्सपेक्ट कीजिए, वो अचानक से चेंज नहीं होगी। तो जिस तरीके से आप पहले कन्वे कर रहे थे अपनी बात, उसी तरीके से आप अपनी बात किस तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं, आप ये तरीके फाइंड आउट करके फिर उसके बाद आप अपनी बात सामने रख सकते हैं। उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट कम होगी और चांसेस है कि वो ज्यादा इफेक्टिव मेजर रहेगी बाकी लोगों से, और उससे घर का माहौल भी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप झगड़े वगड़े चालू कर देंगे इन्हीं बातों को लेके तो घर का माहौल और खराब हो सकता है और खराब होगा। जैसे घर का माहौल आपने बात की, तो ऑलरेडी कुछ पेशेंट्स हैं जो डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी उस चीज को फील कर रहे हैं, और अभी पैंडेमिक के वजह से जिनको प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज उन्हें होने लगे हैं। तो जिनके साथ इश्यूज पहले से थे वो किस तरीके से उनसे उबरे, या फिर वो कैसे उसको मैनेज करके आगे के लिए चले ताकि वो और बढ़े नहीं?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एंजाइटी का या डिप्रेशन का शिकार है। पहली बात मैं उनसे ये पूछती हूँ कि उनका अगर कोई ट्रीटमेंट प्लान है, अगर वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी तरीके की काउंसलिंग ले रहे हैं या किसी तरीके की मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल भी डॉक्टर की सलाह के बिना वो बंद नहीं कर सकते हैं मेडिकेशन। कंटिन्यू रखिए जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं। अगर आपकी काउंसलिंग चालू थी तो आज बहुत सारे काउंसलर्स ऑनलाइन सेशंस ऑफर ऑनलाइन। ऑनलाइन काउंसलिंग चालू रखी है। अगर आपकी ट्रीटमेंट बंद हो गई थी, आप बिल्कुल ठीक थे, आपको डिप्रेशन एंजाइटी पहले था और आपने दवाई बंद कर दिया था, आपकी काउंसलिंग भी बंद थी और आप ठीक थे और वो दोबारा आ गई है, तो आई वुड सजेस्ट कि जिस डॉक्टर या जिस काउंसलर से आपने पहले बात की थी, अगर आप उनसे वापस से बात करके अपना मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उन्हें वापस से कॉन्टैक्ट कीजिए, पूछिए कि ये मेरे सिम्टम्स हैं, क्या मुझे दवाई चालू करने की वापस से जरूरत है, क्या मुझे काउंसलिंग चालू करने की वापस से जरूरत है। आई थिंक वो सारा प्लान करके वापस से आप वो सब चीजें चालू कर सकते हैं इस स्थिति से उभरने के लिए। बट आप उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। हम लोग काफी बार जब भी हम ट्रीटमेंट बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं किसी एंजाइटी या डिप्रेशन से ग्रसित पेशेंट में, तो हम लोग कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स। ये रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? हम लोग बोलते हैं ठीक है, आपको एक एपिसोड हुआ एंजाइटी डिप्रेशन का, आप अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन अगर फिर से आपको दोबारा से ये एपिसोड होगा तो क्या चीजें हैं जो आप नोटिस करें जिसके चलते आपको पता चल जाए कि अभी मुझे डॉक्टर को देखना चाहिए, मिलना चाहिए या काउंसलर को मिलना चाहिए। तो ज्यादातर जो लोगों ने ट्रीटमेंट बंद कर दी है, उन्होंने पहले एपिसोड में क्या क्या बर्ताव में बदलाव आया था जिसके बाद डॉक्टर के पास गए थे, वो अगर दोबारा से हो रहा है, वो रेड फ्लैग्स वापस से आ रहे हैं, तो आपको मैं एनकरेज करूंगी कि आप जाके वापस से अपने काउंसलर, वापस से अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अपना ट्रीटमेंट वापस से चालू कीजिए। तो ये तो आपने उनकी बात कही जिनको पहले ऐसे एपिसोड्स हुए हैं। अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूं जिनको शायद पहले कभी वो मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं थे, अगर उनमें वो साइंस या सिम्टम्स देखने की बात कही जाए, तो ऐसे कौन से वो साइंस होंगे जिनको मैं देखकर समझ सकती हूँ कि लो एंजाइटी है, मतलब लो फीलिंग है, या ये एंजाइटी है, तो अब मुझे शायद ये बढ़ रहा है, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसको लेकर। तो देखिए, हमने पहले बात की कि लो लेवल ऑफ एंजाइटी, लो लेवल ऑफ डिप्रेशन, आप क्या क्या मेजर्स करके घर में अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। सपोज अगर मैं ये सब कर रही हूँ जो भी मैंने बताया और फिर भी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, मैं बिल्कुल भी उदासीपना महसूस कर रही हूँ, उदासीनता आ गई है, जो भी काम मुझे पहले खुशी दे रहा था मैं वो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एक सेंस ऑफ एक्सट्रीम सेंस ऑफ होपलेसनेस कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये तो सब खत्म हो जाएगा, वो मेरे अंदर आ गया। या फिर मरने के विचार आने लग गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि ये सब खत्म कर देना चाहिए, मुझे कहीं जाके कुछ कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए। तो डिप्रेशन के हिसाब से ये सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं। और जब ये सारी चीजें इस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि मैं अपना डेली का काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, अपना जॉब ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो दैट्स द पॉइंट जब आपको किसी डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी हो जाता है। ये हो गया डिप्रेशन। एंजाइटी में काफी लोग फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, तेज धड़कनों का तेज हो जाना, एकदम घबराहट जिसको हम पैनिक अटैक आ जाना, पसीना आना, इतना इतना ज्यादा घबराहट हो जाना कि लगना कि अब मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी या बचूंगा। तो अगर स्थिति ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहाँ पे ये जो एंजाइटी सिम्टम्स है वो अगेन आपको अपना रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं और काफी समय हो गया है, 2 से 3 हफ्ता बीत गया है, फिर भी काम नहीं हो रही, तो आई वुड सजेस्ट कि उन लोगों को डॉक्टर या काउंसलर को डेफिनेटली उनको बात करनी चाहिए।
तो ये तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी जगहों की या ऐसे शहरों की जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज है, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से। लेकिन अगर मैं बहुत इंडिया में बहुत सारे ऐसे छोटे शहर है जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है या उन्हें पता ही नहीं है कि डॉक्टर को कंसल्ट करें तो कैसे करें, तो उन लोगों के लिए क्या प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए या वो कहाँ जाकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं? आई थिंक एक बहुत ही पैंडेमिक का बहुत नुकसान हुआ है, बट पैंडेमिक से एक फायदा ये हुआ है कि काफी सारे फैसिलिटीज ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। और उसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, जिसके चलते अगर कोई उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है और कोई मुंबई में बैठे हुए किसी डॉक्टर से या काउंसलर से कंसल्ट करना चाहता है, तो ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बनी। ऐसे ही अगर कोई बहुत ही डिस्ट्रेस्ड है और कोई एकदम ही क्राइसिस में है और किसी से बात करना चाहता है, तो हेल्पलाइंस के थ्रू वो हेल्पलाइन नंबर मिला के वो किसी भी काउंसलर से जो कि किसी भी हिस्से में है इंडिया के, उनसे बात कर सकता है। ये सारे रिसोर्सेज जो अभी मैंने बताए हैं, हमारा एक वेबसाइट है मनोत्सव फाउंडेशन, जो हमारी एनजीओ है। मनोत्सव फाउंडेशन का वेबसाइट है www.manotsav.com। उसके अंदर उसके रिसोर्सेज के बीच में बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज जो लोग यूज कर सकते हैं इस पैंडेमिक में, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज हमने एक साथ कंपाइल करके वहां पे रखे। इसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प मेजर्स भी हैं जो लोग यूज कर सकते हैं, तो अगर किसी को जरूरत है तो वो वहां जाके ये सारे चीजें देख सकते हैं। ओके। एक बहुत मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, बहुत लोगों को अभी भी मतलब मेंटल हेल्थ पर इतनी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि शायद ये सब एक बहुत अमीरों के दिखावे हैं, नॉर्मल लोगों को कहीं ऐसा कुछ नहीं होता। या अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं कि कुछ गलत स्टेप वो नहीं उठाएं, या आजकल सुसाइड के केसेस इतने हो रहे हैं, वो वैसा कुछ गलत स्टेप ना ले लें। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस है, इसको आप कैसे देखेंगे कि हाँ इसमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए या कैसे करा जाए बैलेंस मेंटेन? तो पहली चीज जो आपने बोली है कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों के बीच में, कि ये एक पर्टिकुलर क्लास में हो सकता है, एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को हो सकता है, अगर कोई अमीर है तो उसी को डिप्रेशन हो सकता है। तो एक मैं एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं बता सकती हूँ, और जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, आई थिंक ये अगर हम सोच रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी में भी हो सकता है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, कितना भी पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति को डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि लाइफ इवेंट्स हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, हम बहुत अगर डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्राइसिस से डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, तो चांसेस है कि हम थोड़े ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस करने के लिए। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को पैसे की तंगी है, कोई बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, नो सोशल स्टेटस का इंसान, और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, तो चांसेस है कि वो थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल होगा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करने। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहूंगी वो ये कि अगर आप अपने बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं ये सोच के कि वो कोई ड्रामेटिक कदम ना उठाए, ड्रास्टिक कदम ना उठाए, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसका ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा है कि अगर आप कोई बहुत ज्यादा पैम्पर करें या जो भी वो बोल रहे हैं वो आप उनको दे देते हैं तो वो ये ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए।
इसका ये बैकफायर कर सकता है ये स्टेप, और चांसेस है इससे फैमिली के और आपके बच्चे के बीच के डायनामिक्स ऐसे हो जाएंगे कि आप जो है आप पेरेंट के अलावा सब कुछ हो जाएंगे। आप पेरेंट का रोल बराबर से नहीं निभा पा रहे हैं। पेरेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बोलते हैं बाउंड्री सेटिंग। क्या एक्सेप्टेबल है बच्चे के लिए, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उनके गाइड है, आप उनके मेंटोर हैं। अगर आप उनको सब कुछ दे देंगे जिंदगी में, तो वो यही चीज घर के बाहर एक्सपेक्ट करेंगे। वो सोचेंगे कि हम हमारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया पे एक एहसान है, हमने सिर्फ एग्जिस्ट करके इस दुनिया पे एहसान किया है, हम एंटाइटल्ड है हर चीज पाने के लिए। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इसके चलते आ जाता है, जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक तरीके से उनको बाकी एरियाज में बहुत ज्यादा फेलियर एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर जो लाइफ के हम चैलेंजेस जो आते हैं उनको वो उस तरीके से डील नहीं कर पाते फिर। तैयारी नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स, उनको तैयारी नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स का रोल जो होता है, गुड पेरेंट का रोल होता है कि बच्चे को तैयार कर पाए कि वो बाहर जाके बाकी सिचुएशंस को एडिक्वेटली फेस करे। बिल्कुल। अगर आप उसको सब कुछ दे रहे हैं, उसको कभी उसके बोलने से पहले सब कुछ उसके सामने ला रहे हैं, या उसकी बिल्कुल अनरीजनेबल डिमांड्स को भी पूरा कर रहे हैं, child for a failure outside of the family unit, वो सेम चीज एक्सपेक्ट करेगा बाहर जाके। कभी कल को वो जॉब करेगा तो अनरीजनेबल डिमांड्स जब उसकी मीट नहीं होंगी उसी व्यक्ति की, उसी बच्चे की जो अब बड़ा हो गया है, तो वो बोलेगा कि ये तो सब बेकार है, मैंने बोला है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। उसको आप स्किल से नहीं दे रहे हैं टू गो थ्रू लाइफ इन अ यूजफुल मैनर। आपने सिखाया है कि कैसे अपना वे नेगोशिएट करना है लाइफ में, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है, चैलेंजेस के थ्रू कैसे नेविगेट करना है। तो उसमें बच्चे की इतनी गलती नहीं है अगर वो फेल हो जाता है बाहर जाने में, वो पेरेंट्स से भी रिलेटेड है, पेरेंटिंग से भी रिलेटेड। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। और ऐसा, हाँ, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप सब कुछ दे देंगे बच्चों को तो वो कोई ड्रामेटिक तो वो कुछ ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं है। तो प्लीज अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा करके आप कुछ प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, बच्चे का नुकसान। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने बात की वल्नरेबिलिटी की, तो उस पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे अभी कोविड के पैंडेमिक को देखते हुए या कोविड सिचुएशन को देखते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं या फिर फैमिली में जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है या फिर अनटाइमली डेथ हो गई है उनके बच्चों की या किसी और उनके नियर वन की किसी की डेथ हुई है। तो उस सिचुएशन से या उस डर से स्पेशली कहा जाए कि कोई इंसान कैसे उबर सकता है? अगर किसी, दोनों लॉसेस बहुत बड़े हैं। अगर किसी के बच्चे की पैंडेमिक में डेथ हुई या पेरेंट्स की डेथ हुई, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिचुएशन। लॉस, जब हम कोई भी लॉस एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आपको पहली बात है ये ध्यान में रखना है कि लॉस बच्चे का या पेरेंट्स का, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एक्सेप्ट। उसके स्टेजेस होते हैं। पहले हम डिनायल में चले जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, ये तो हमारे साथ नहीं हो सकता। बहुत ही गुस्सा, एंगर जिसको बोलते हैं, इतना गुस्सा कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है और किसी के साथ क्यों नहीं हो रहा। फिर तीसरा स्टेज होता है बार्गेनिंग का, जिसमें हम बोलते हैं कि काश हमें थोड़ा समय और मिल जाता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि हम लोग 1 साल के बाद ऐसा कुछ हो जाता, काश ऐसा नहीं होता। उसके बाद एक स्टेज होता है जब वो रियली सिंक इन करने लग जाता है कि नहीं ये अब हो गया है, और जब वो सिंक इन करता है तो आप डिप्रेशन महसूस करते हैं, उसके बारे में बहुत ही सैड फील करते हैं। और उसके बाद आती है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, जब आप फाइनली एक्सेप्ट करते हैं कि ये है, अभी हम क्या कर सकते हैं इसके। और ये जो मैंने स्टेजेस बताई है, ऐसा नहीं है कि सब एक के बाद एक आती है। कुछ मोमेंट्स में आप पहले वाली स्टेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं और कुछ मोमेंट्स में आगे की स्टेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी जो स्टेजेस है ऑफ लॉस वो एक नॉर्मल फेनोमेना है। आप कोई भी लॉस के बाद, स्पेशली इतने बड़े लॉस के बाद, पेरेंटल फिगर के लॉस के बाद या बच्चों के लॉस के बाद, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक ही दिन में ये लॉस को एक्सेप्ट कर लें और नॉर्मल की तरह बिहेव करने लग जाए। ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। आपको उनको ग्रीव करने के लिए, मोर्न करने के लिए पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी एडिक्वेट टाइम देना पड़ेगा। बाकी लोगों का क्या रोल है, जितना आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लाइफ में अगर कोई क्लोज केयर गिविंग रोल में रहे, कंसिस्टेंट पर्सन, दादी नानी, कोई ऐसा फीमेल फिगर या मेल फिगर जो हमेशा से उनके लाइफ में रहा है और कॉन्स्टेंटली अभी रह सकता है इस लॉस के दौरान, आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी। उससे उनका डर भी कम होगा, उससे उनको एक्सेप्ट करने में इजी पड़ेगा और उनको इस टाइम बहुत ही प्यार और सपोर्ट की जरूरत है जो वो केयर गिविंग फिगर उनको दे सकता है। सिमिलरली आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्होंने इतना बड़ा लॉस फेस किया है तो उनके आसपास के लोग बहुत ही सपोर्टिव हो, उनको जिस भी तरीके से हो सकता है इस लॉस से उबरने में हेल्प करें और उनको कोशिश करें कि अगर दूसरा बच्चा है उनके पास तो ये इम्पोर्टेंट है कि दूसरा बच्चा भी ये रिमेम्बर करना कि वो भी अपना सिबलिंग लूज किया है उस बच्चे ने भी, और उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस टाइम। पेरेंट्स के लिए उसके लिए अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले में आ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। और काफी आई वुड से अगर काउंसलिंग की जरूरत है उस टाइम पे, अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प करता है कि इस डिफिकल्ट टाइम से टाइप थ्रू करने के लिए आपको किसी से बातचीत करके हेल्प मिलेगी, तो दैट इज अनदर थिंग यू कैन कंसिडर। किसी काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करना, उनको कंसल्ट करें। और दूसरी चीज ये है, आसपास इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है कि मैं अगर नहीं भी चाह रही, मैं न्यूज नहीं देख रही हूँ, मैं थोड़ा अब खुद को इग्नोर करना चाह रही हूँ कि हाँ मैं ये सब नहीं सुनूंगी, मैं मैसेजेस पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं सिर्फ जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करूंगी, लेकिन इतना आसपास उसका इम्पैक्ट है कि कहीं ना कहीं से वही सब सुनने को मिल रहा है। तो वो नेगेटिविटी को हम कैसे हटाएं, या फिर उस नेगेटिविटी में रहते हुए भी कैसे पॉजिटिव रहें या पैनिक ना क्रिएट होने दें, तो वो करने के आप क्या टिप्स देंगे? अच्छा, ये ऑन अ ह्यूमरस नोट मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी अभी रिसेंटली एक मीम देखा था जिसमें टीवी को किसी ने उल्टा कर दिया था और उसमें लिखा था कि अगर आपको घर में शांति और पीस का माहौल चाहिए तो वास्तु के हिसाब से ये सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं, टीवी को उल्टा रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए ब्रिंग अप किया है कि एक तो इम्पोर्टेंट है, माइंड को हमें एक बॉक्स की तरह सोचना चाहिए, उसमें लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर आप उसमें बहुत सारा कचरा और बेकार की चीजें भर देंगे तो पॉजिटिव चीजों के लिए उसमें जगह नहीं बचेगी। तो हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं और वो हम कैसे डालते हैं, बाय ऑब्जर्विंग मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं क्या सिग्नल्स दे रही हूँ अपने ब्रेन को, तो मैं माइंड में वो सारी चीजें डाल रही हूँ। टीवी अगर मैं देख रही हूँ तो टीवी से जो मेरा न्यूज मिल रही है मुझे, वो भी मेरे दिमाग में जा रही है। अगर मैं कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे बैठ के सारे मैसेजेस पढ़ रही हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ पढ़ रही हूँ, वो सारी भी मैं अपने दिमाग में डाल रही हूँ। तो आई एम डिसाइडिंग कि मैं अपने बॉक्स में, लिमिटेड कैपेसिटी के बॉक्स में मैं क्या डालूँ। One of the important things is, अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आजकल के टीवी न्यूज देखने की बजाय आप अगर उसको पढ़ लेते हैं तो वो बेटर है, उसका इम्पैक्ट भी कम होगा, आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा और वो टाइम बाउंड भी होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि टीवी की न्यूज में हम देखते हैं वो बार बार ब्रेकिंग न्यूज करके उसको इतना सेंसेशनलाइज कर देते हैं कि अगर वो नॉर्मल न्यूज भी है
तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि कितनी बड़ी न्यूज है। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट मिसिंग है आजकल की न्यूज में वो है कॉन्टेक्स्ट। दे नेवर पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट। वो ब्रेकिंग न्यूज बना के दे देते हैं, उसके आगे और पीछे का कॉन्टेक्स्ट इज मिसिंग। तो हम लोग जो न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे लिए वो ब्रेकिंग न्यूज एक बहुत बड़ी डील हो जाती है। और मेरे दिमाग को क्या सिग्नल मिल रहा है कि पूरा कहर आ गया है, दुनिया खत्म होने वाली है और इसमें से कोई भी टनल के एंड में कुछ लाइट नहीं बाकी रहेगी। तो हम ये सिग्नल नहीं देना चाहते। आई वुड सजेस्ट टीवी का टाइम लिमिट कीजिए। अगर टीवी नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर न्यूज आप टीवी पे नहीं देखना चाहते तो सबसे अच्छा है। आप इससे अच्छा है आप कीजिए कि आप पेपर पढ़ लीजिए या फिर आप ऑनलाइन जाके न्यूज रीड कीजिए। जो पोर्टल्स होते हैं, न्यूज ऑनलाइन पोर्टल्स जो है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लीजिए एंड मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग थ्रू इट अगेन एंड अगेन। पूरा दिन आप बैठ के न्यूज पे नहीं फोकस करें। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। आप अपना सारा दिमाग और सारा टाइम आप इन चीजों में मत लगा दीजिए। अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज की लिस्ट अपने पास रखिए। जो हमने पहले बात की थी एक्टिविटी शेड्यूलिंग, हर चीज का समय बनाइए। उसमें कुछ हॉबीज परस्यू करने का समय अलग होना चाहिए, जिसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फन फिल्ड चीजें कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। अगर बहुत सारे आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको जबरदस्ती फोन करके भी यही सब बातें करना चाहते हैं, तो आप उनको क्लियरली बोल दीजिए कि आपने डिसाइड किया है कि आप ये टाइम इस चीज में नहीं स्पेंड करना चाहते। ये कुछ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो आप अपने दिमाग में डाल रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे मेजर्स आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डर है वो काफी कम हो गया है। आप अपना समय का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे और पॉजिटिव भी रहेंगे। ये नेगेटिविटी काफी कम होगी। जैसे अभी हम अगर एक न्यू नॉर्मल की बात करते हैं तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क ये एक हमारे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मास्क पहनने से कहीं ना कहीं घुटन होती है, एंग्जाइटी होती है, तो वो ऐसे में क्या करें? क्योंकि मास्क के बिना तो बाहर निकलना पॉसिबल है नहीं। आई थिंक पहली बात मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि मास्क आपके लिए पॉसिबल नहीं है निकलना। उससे ज्यादा आप अपनी सेफ्टी के लिए लगाइए, दूसरों की सेफ्टी के लिए लगाइए। अगर आपको मास्क लगाने से घुटन होती है तो एक बात दिमाग में रखिए कि अगर कोरोना हो गया और वो आपके लंग्स में चला गया और उसके बाद जो आपके मेडिकल प्रोसीजर्स होंगे, आप उसको तो बिल्कुल ही नहीं झेल पाएंगे। उससे जितना घुटन और तकलीफ होगी, उससे मास्क लगाने की तकलीफ बहुत बहुत कम है। और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सच में आपको बता नहीं सकती हूँ कि लंग्स में जाके वो वायरस क्या क्या कर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पर्पस क्या है मास्क लगाने का, आप क्यों लगा रहे हैं। बहुत बार हम जब दवाई लेते हैं, हमें दवाई का जो टेस्ट, मैंने किसी को नहीं देखा है कि कोई जुकाम खांसी या किसी भी चीज की दवाई ऐसे ही टेस्ट के लिए खुशी से दवाई किसी को नहीं पसंद है, पर वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, उन्हें लेना पड़ता है। तो मास्क जो है मैंडेटरी मेजर है जो लोगों को लगाना ही है आजकल, अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो आप मास्क, कौन सा मास्क लगा रहे हैं उस पर ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे होममेड मास्क हैं सॉफ्ट कपड़े के, जो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा आपको सफोकेट नहीं करते हैं। तो आप वाइजली चूज कीजिए आप कौन सा मास्क यूज कर रहे हैं। अगर आप उसको घर में कुछ, फॉर एग्जाम्पल टीवी लगाते देखते वक्त अगर आप, या फिर कुछ और, अभी तो मैंने टीवी देखने के लिए मना किया है, बट कुछ भी फैमिली एक्टिविटी करते वक्त भी आप एक दो बार अगर आप लगा लेंगे, जब आप बाहर नहीं जा रहे हैं और जब आपको जबरदस्ती नहीं लगाना पड़ रहा है, तो आप यूज टू हो जाएंगे उस मास्क के। तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और मेजर जो कि आप यूज कर रहे हैं बाहर जाने के पहले, टू गेट यूज टू दैट मास्क। आई थिंक ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके सोच में बदलाव और फेमिलियरिटी विद द मास्क। आई थिंक दीज आर टू थिंग्स पीपल कैन डू टू बी मोर कंफर्टेबल विद द मास्क। आई थिंक कोविड से लेकर, या मैं कहूंगी मेंटल हेल्थ को लेकर, जितने भी लोगों के मन में इस टाइम पे सवाल उठे होंगे, शायद आपने उन सभी सवालों का आंसर कहीं ना कहीं दे दिया आज। और
कुछ ना कुछ लोगों को इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलेगी, हम ऐसी ही आशा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आई थिंक अगर और लोगों के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर हम एक और दूसरा सेशन रखेंगे ताकि उन क्वेश्चंस को भी हम आंसर कर सके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पा, आपका इस एपिसोड में हमारे साथ रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और मैं चाहती हूँ सब लोग नॉट ओनली अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे, मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि पैंडेमिक में दोनों का रोल है। अगर आप मेंटली हेल्थी है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, अगर आप फिजिकली हेल्थी है तो चांसेस आर कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और मेंटली भी हेल्थी। तो सबसे यही गुजारिश है, आप सेफ रहिए, घर पे रहिए और अच्छी चीजें सुनिए, खाइए और अच्छे से रेस्ट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब। जी जी जरूर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच।